हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। हम लोग आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय डिस्कस करने वाले हैं और ये विषय है भारत सरकार के द्वारा रक्षा नीति में किया गया एक बड़ा परिवर्तन। दरअसल वर्तमान में हमारी सरकार ये कह रही है कि देखिए, अब हमारे फाइटर जेट्स केवल और केवल सरकारी उपक्रम ही नहीं बनाएंगे, बल्कि अब हम ये चाहते हैं कि निजी कंपनियां आएं और आकर के वो भी फाइटर जेट्स को बनाने में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करें और देश के लिए अच्छे से अच्छे फाइटर जेट्स बनाएं। अब ये मामला जैसे ही सामने है, इसके बाद इसकी चर्चा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि भारत सरकार इस नए डिसीजन से बहुत कुछ हासिल करना चाहती है। और भारत सरकार ने कहा है कि हमारे देश के लिए एक 5वीं पीढ़ी का विमान, जिसे कहा जा रहा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसे अब निजी क्षेत्र के साथ ही तैयार किया जाएगा। सार्वजनिक उपक्रमों पर अब हम लोग पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहेंगे। तो क्या है इससे जुड़ा हुआ पूरा मामला, आइए आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो न्यूज़ है उसका क्या कहना है। तो डोर्स ओपन टू प्राइवेट सेक्टर टू जॉइन रेस टू डेवलप देसी 5th जनरेशन फाइटर्स। तो देखिए, फिलहाल सरकार ने अपने दरवाजे खोल दिए और कहा है कि निजी क्षेत्र आए और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को बनाने में अपनी भूमिका निभाए। तो ज़रूरी है कि इसके ऊपर एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए। तो आज की क्लास में क्या क्या शामिल है, आज हम लोग बात करने वाले हैं चर्चा में क्यों संबंधित तथ्य, AMCA की आवश्यकता क्या है, हमें क्या है उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान, 5वीं पीढ़ी का विमान का अर्थ क्या होता है, निजी क्षेत्र के प्रवेश के क्या है उद्देश्य, निजी क्षेत्र के प्रवेश के मुख्य कारण क्या है और कावेरी इंजन परियोजना क्या है। ये सारी बातें हम लोग आज की अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मामला चर्चाओं में क्यों है। चर्चा में आने के पीछे का बड़ा रीज़न ये है कि भारत ने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक नए कार्यक्रम निष्पादन मॉडल को अंतिम रूप दिया है, जिस वजह से मामला चर्चाओं में है। और इसके तहत रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ निजी कंपनियां भी इस परियोजना के लिए बोली लगाएंगी। अब ये हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का हम लड़ाकू विमान बना रहे हैं। तो स्वदेशी है यानी कि हम लोग सारा का सारा काम भारत में ही करेंगे, अपने स्तर पे चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे। 5वीं पीढ़ी का विमान का होने का मतलब ये कि कुछ खास तकनीकों से सुसज्जित होगा और कौन कौन सी खास तकनीकें इसमें होगी उसकी बात अभी आपको बताई जाएगी। ये लड़ाकू विमान कैसा रहेगा, ये लड़ाकू विमान स्टेल्थ रहेगा। स्टेल्थ का मतलब क्या है, वो लड़ाकू विमान जो दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम होता है और बचकर निकल जाता है और साथ साथ अपने टारगेट पे हमला भी कर देता है, उसे कहा जाता है कि ये स्टेल्थ है। यानी कि हम लोग 5वीं पीढ़ी का विमान जो स्वदेशी रूप से बना रहे हैं वो स्टेल्थ लड़ाकू विमान है और उसका नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। देखने वाली बात यह कि सरकार लेके आई है एक कार्यक्रम निष्पादन मॉडल, जिसमें सरकार का ये कहना है कि देखिए, अब मामला हम लोग पूरी तरह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की झोली में नहीं डालेंगे। अब तक भारत की खास बात ये रही है कि भारत के जितने भी लड़ाकू विमान बने हैं उन सभी की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास ही थी और हमेशा यही होता था कि सरकार की कोई भी परियोजना होती थी उसके ऊपर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही काम किया करता था। पर सरकार कह रही है कि अब नहीं, अब हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। अब एक काम करो, आप बोलियां लगाओ, अब आप ऑक्शन में शामिल होइए और जो कंपनी अच्छी बोली लगाएगी हम उससे ये प्रोजेक्ट देंगे और उस कंपनी से उम्मीद करेंगे कि वो हमें एक बेहतरीन फाइटर जेट तैयार करके देगी। तो पार्टिसिपेशन जो है वो हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज का भी रहने वाला है। हालांकि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की और बात करें कि आज के समय में दुनिया में किस किस देश के पास लड़ाकू विमान है 5वीं पीढ़ी का। तो देखिए, दरअसल हम देखते हैं कि अमेरिका के पास में F-22 और F-35 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। रशिया के पास है सुखोई Su-57, ये एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और चाइना के पास है चेंगडू J-20, ये भी एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। लेकिन दुनिया के अंदर बहुत गिने चुने देश ही हैं जिनके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है और भारत भी इस सूची के अंदर अपना नाम शामिल कर लेना चाहता है। तो अभी इसी वजह से चीज़ें सारी चर्चाओं में आई है। तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा नए मॉडल को अनुमोदित कर दिया गया है AMCA के लिए। इसका उद्देश्य मजबूत घरेलू एरोस्पेस औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से प्रोटोटाइप विकास और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रेरण में
तेजी लाना है, यानी कि हम जो जिस प्रकार से यहाँ पर निजी क्षेत्र को शामिल कर रहे हैं उसको शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मजबूत घरेलू एरोस्पेस औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से हम प्रोटोटाइप विकास और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रेरण में तेजी लाना चाहते हैं। हालांकि देश की लंबे समय से चली आ रही नीति में इसको क्रांतिकारी बदलाव कहा जा रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर्स को यहाँ शामिल करने के लिए नीति में बदलाव किया। आज तक भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि सारा का सारा काम हमेशा से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही संभाला, ये उसके अधिकार क्षेत्र का मामला था, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, अब चीज़ों को हम लोग बदल रहे हैं, तो इसलिए इसको क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में समझा जा रहा है हर जगह। अब हम लोगों को 5वीं पीढ़ी के विमान की जरूरत क्यों है, क्यों हम चाहते हैं कि हम लोग AMCA बनाएं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएं और एक 5वीं पीढ़ी का विमान तैयार करें, इसकी हम लोग को क्या आवश्यकता है? तो देखिए आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। अब आवश्यकता बहुत ज़्यादा क्यों है? तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि AMCA परियोजना में तेजी लाने का कदम एक ऐसे समय में उठाया गया जब पाकिस्तान चीन से कम 40 J-35A 5वीं पीढ़ी के विमान खरीद रहा है। अब देखो आपको मैंने जस्ट अभी क्या बताया कि भाई पाकिस्तान के पास में तो ऐसा विमान नहीं है, अमेरिका, रशिया और चाइना के पास विमान है, लेकिन चाइना और अमेरिका दोनों चाइना और पाकिस्तान दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र हो रखे हैं, बाहों में बाहें डाल के घूम रहे हैं, दोस्ती इनकी अच्छी चल रही है। अब जब इन दोनों की दोस्ती अच्छी चल रही है तो उससे क्या हो रहा है कि भाई ये दोनों हम लोगों के लिए पहले समस्याएं खड़ी कर चुके हैं। हम लोग अपनी सीमाओं पे एक तरफ चाइना से परेशान है, दूसरी तरफ हम लोग परेशान है पाकिस्तान से, लेकिन इन दोनों की आपस में अच्छी चल रही है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि चाइना हर एक मामले में पाकिस्तान को करता है मदद, और पाकिस्तान को जिस प्रकार से मदद करता है उससे सारी तकनीकें स्थानांतरित करता है, हस्तांतरित करता है। अब पाकिस्तान खुद तो चीज़ें नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी चाइना की वजह से उसको सब चीज़ें मिल जाती हैं और फिर बाद में उसका इस्तेमाल हम लोगों के खिलाफ करता है। और अभी फिलहाल चाइना और पाकिस्तान दोनों के बीच में ये खास बातचीत हुई है कि पाकिस्तान ने चाइना से मांगे हैं J-35A विमान, जो 5वीं पीढ़ी के विमान है। अब यहाँ पर मामला सामने ये भी आया है कि 40 विमान दिए जाने वाले हैं चाइना के द्वारा पाकिस्तान को, और ये काम 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह कि जब पाकिस्तान के पास में 5वीं पीढ़ी के विमान हो तो क्या हमारे पास में 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं होना चाहिए? अगर मान लो कल को ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कि अभी बीते दिनों हम लोगों ने कितना संघर्ष किया है पाकिस्तान के साथ में सीमा पर, तो अगर ऐसी कोई स्थिति आने वाले समय में बनेगी तो वो तो 5वीं पीढ़ी के विमानों का इस्तेमाल कर लेगा और हम पीछे रह जाएंगे। तो ज़रूरी है कि 5वीं पीढ़ी का विमान हम लोग के पास होना चाहिए। वहीं चाइना के मामले में भी होना ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ हम लोग चाइना से भी सीमा पर परेशान तो हैं ही, ठीक है। और अब यहाँ पे स्थिति ये बन गई है कि चाइना खुद तो 5वीं पीढ़ी की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है पाकिस्तान के पास, लेकिन अब वो आजकल काम कर रहा है 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स के ऊपर, क्योंकि चाइना आज के समय में चेंगडू J-36 और शेनयांग J-50 जैसे टेललेस एयरफ्रेम के साथ 6ठी पीढ़ी के प्रोटोटाइप को शो कर रहा है और आजकल उसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। अब जहां हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी के विमान मिल जा रहे हैं, चाइना खुद 6ठी पीढ़ी की तरफ आगे बढ़ चुका है, भारत में दिक्कतें ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी वायुसेना है वो 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन के साथ संघर्ष कर रही है आज के समय में, और हर एक स्क्वाड्रन के अंदर 16 से 18 जेट ही हैं बस। अब स्क्वाड्रन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जो हमारे फाइटर जेट्स का ग्रुप होता है उस पूरे के पूरे ग्रुप को स्क्वाड्रन के रूप में जाना जाता है। तो कितने स्क्वाड्रन है? 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन है। हालांकि अधिकृत हम लोग के पास में 42.5 स्क्वाड्रन है, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है वो 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन की ही है। अब ये समझिए कि हम लोग 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन के साथ संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले 10 सालों के अंदर इसमें 8 स्क्वाड्रन और रिटायर हो जाएंगे। तो ज़रूरी है कि जो ये कमी की स्थिति आ रही है उस कमी की स्थिति को भरा जाए और अच्छी तकनीकों के साथ, नई तकनीकों के साथ भरा जाए, तो ही फायदा होगा। इस वजह से भी ज़रूरी है कि हम लोग 5वीं पीढ़ी के अच्छे लड़ाकू विमान तैयार करने के लिए इस नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इन सभी बातों को जानने समझने के साथ ये भी ज़रूरी है कि जो हमारा उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी कि हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये किन मामलों में खास है, क्या इसकी खास विशेषताएं हैं, और जब ये हमारी वायुसेना में शामिल होगा तो ये किस प्रकार से हमें मजबूती देगा, उस पहलू को भी एक बार हम लोग समझें। तो देखिए, दरअसल कहानी जो है वो पिछले साल की है। हालांकि वैसे कहानी पिछले साल की नहीं है, पिछले साल की पहले की चल रही है, क्योंकि दरअसल 5वीं पीढ़ी के विमान इन देशों के पास तो हैं, जैसे कि अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, लेकिन भारत में भी 5वीं पीढ़ी के विमान के लिए जो बातचीत है वो 2007 में शुरू हो चुकी थी। भारत शुरुआती तौर पर इसे रशिया के साथ विकसित करना चाहता था और बातचीत 2007 में शुरू हो चुकी थी। हम चाह रहे थे कि 5वीं पीढ़ी का विमान हम लोग तैयार कर लें, लेकिन भारत सरकार 2017 में रशिया के साथ इस पूरे के पूरे मामले से पीछे हट गई, और पीछे हट जाने के बाद अब भारत सरकार कह रही है कि भाई स्वदेशी रूप से तैयार करेंगे, यानी कि हम आत्मनिर्भर रहेंगे, अपने ही ऊपर सभी चीज़ों को विकसित करेंगे। अब हम ऐसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं।
तो भारत में काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा है और वही काम जो है अब हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि पिछले साल यानी कि मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की, जिसको हम लोग कहते हैं CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज। तो इस कमेटी की जब बैठक हुई तो इसकी बैठक में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी ने मिलकर ये फाइनल किया कि ठीक है भाई, हम लोग अब अपने लिए बनवा लेते हैं, एक 5वीं पीढ़ी का विमान तैयार करवा लेते हैं और ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। इसके लिए इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत भी फाइनल कर दी कि भाई ठीक है, इतना पैसा हम लोग खर्च करेंगे और जो हमारा AMCA होगा, ये AMCA संरचनात्मक परीक्षण, नमूने, व्यापक उड़ान परीक्षण और प्रमाणन के साथ 5 AMCA प्रोटोटाइप के पूर्ण पैमाने पर इंजीनियरिंग विकास की स्थिति को आगे बढ़ाएगा अभी फिलहाल। ठीक है, तो इस सारा का सारा काम इन्होंने सोचा और ये सोचने के लिए इन्होंने जिम्मेदारी सौंप दी थी वैमानिकी विकास एजेंसी को। ठीक है, इन्होंने वैमानिकी विकास एजेंसी को कहा कि देखिए जी, सारी जिम्मेदारी आप संभालिए, हम 15,000 करोड़ रुपए से अधिक इस पूरे प्रोजेक्ट पे खर्च करना चाहते हैं। और वैमानिकी विकास एजेंसी को बोल दिया कि देखिए, हम जो पैसा दे रहे हैं उसमें संरचनात्मक परीक्षण, नमूने, व्यापक उड़ान परीक्षण और प्रमाणन, ये सब कुछ शामिल है और इसी के साथ 5 AMCA प्रोटोटाइप सबसे पहले तैयार किए जाएंगे। तो अब फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि मॉडल तो सामने आ गया है, जिस रूप में हमारे AMCA तैयार होंगे वो रूप अब सामने आ चुका है, लेकिन अब जरूरी यह है कि किस कंपनी के कंधे पर जिम्मेदारी दी जाए इसको बनाने के लिए, तो वो अब सोचा जाना है। हमारा जो ये AMCA होगा, जो उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान होगा, इसके अंदर कुछ खास हमें तकनीकें भी देखने को मिलेंगी, जिसमें शामिल है अपेक्षित थ्रस्ट टू वेट अनुपात, उन्नत सेंसर फ्यूजन और आंतरिक हथियार बे और सर्पेंटाइल एयर इनटेक। ये बहुत सारी महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं। ठीक है, ये सारी की सारी स्टिल्थ सुविधाएं इसके अंदर शामिल होगी और इन सभी सुविधाओं के साथ AMCA को तैयार होने के लिए माना जा रहा है कि 2035 तक का समय लग सकता है। यानी कि समझिए कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को पूरा होने में 10 साल लगेंगे और 10 साल में ही हम लोग को अपना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिल पाएगा। भारतीय वायुसेना ने महंगे AMCA के 7 स्क्वाड्रन शामिल करने की योजना बनाई, यानी कि 15,000 करोड़ रुपए से हम लोग खर्च करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, 126 फाइटर जेट्स मिलेंगे AMCA के, ये फिलहाल वर्तमान में उम्मीद है। और इन सभी के अंदर AI तकनीकों को शामिल किया जाएगा और ये विमान AI संचालित इलेक्ट्रॉनिक पायलट सिस्टम के साथ सुसज्जित होंगे। नेट सेंट्रिक युद्ध प्रणाली इसमें शामिल होगी, एकीकृत वाहन स्वास्थ्य प्रबंधन भी इसमें शामिल होगा। तो ये सारी की सारी खास विशेषताएं हैं जिनके साथ AMCA को तैयार किया जाएगा। हालांकि इसमें एक खास फीचर ये भी रखा गया है कि 2 अलग अलग इंजन के साथ इसको तैयार किया जाएगा। तो पहले 2 जो विमान तैयार होंगे या 2 इस विमान के स्क्वाड्रन होंगे, तो पहले 2 स्क्वाड्रनों के लिए कहा गया है कि 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट श्रेणी के अमेरिकी GEF 414 इंजन इसमें लगाए जाएंगे और इसके साथ ही जो अगले 5 जो स्क्वाड्रन होंगे उनके अंदर 110 किलो न्यूटन इंजन लगाए जाएंगे। तो पहले जो 2 स्क्वाड्रन होंगे उनमें 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले अमेरिकी GEF 414 इंजन होंगे और बाकी 5 के अंदर 110 किलो न्यूटन के इंजन लगाए जाएंगे। ये भी सोचा गया कि किस प्रकार से इंजन इसमें शामिल करने। हालांकि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक भारत ने GEF 414 इंजन के सह उत्पादन के लिए तकनीकी व्यावसायिक वार्ता भी शुरू कर दी है। ठीक है, तो फिलहाल क्या मामला है कि हम लोग लगा तो इसके अंदर अमेरिका का इंजन रहे हैं जो GEF 414 है, लेकिन इसके निर्माण की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक भारत ये अमेरिकी कंपनी के साथ लेना चाहते हैं और मिलजुल करके इसको तैयार करना चाहते हैं। और 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात इसमें हो रही है, जिसके लिए इन्होंने कहा है कि $1.5 बिलियन हम आपको पे करेंगे। तो $1.5 बिलियन दे करके 80% टेक्नोलॉजी हम लोग अपने पास ले लेंगे और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि स्वदेशी विमान होगा ये हमारा, यानी कि तैयार हमें अपने ऊपर ही करना है, अपनी क्षमताओं के आधार पर ही हम सब कुछ आगे करेंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका का वैसे ये इंजन है लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा लेंगे, अपनी स्थिति में सब कुछ करने वाले हैं हम लोग और साथ साथ $1.5 बिलियन देने के लिए हम लोग यहाँ पर तैयार हो चुके हैं इस पूरे मामले। ठीक है, अब ये जो AMCA लड़ाकू जेट हम लोग के पास में आएगा, ये किस प्रकार से खास होगा, क्या क्या खास चीजें होने वाली, इसमें जरा एक बार विशेषताओं पे भी नजर डालते हैं, क्योंकि एक बड़ा मोटा पैसा हम लोग उस पर खर्च कर रहे हैं। भाई देखो, जिंदगी में एक बात ध्यान रखो कि अगर हम लोग 5 रुपए का पेन भी खरीदते हैं तो 5 रुपए के पेन से भी उम्मीद करते हैं कि भाई ये अच्छा खासा चलेगा और ये हम लोगों को काफी दिन तक अब लिखने में मदद करेगा, है ना। तो जब हम लोग इतनी बड़ी संख्या में लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो ये समझिए कि अब हम लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और क्या क्या खास तकनीकें इसमें शामिल होगी, जरा एक बार इस पर नजर हम लोग डालते हैं। तो देखिए, ये जो फाइटर जेट होने वाला ये 25 टन वजनी फाइटर जेट होगा।
इस विमान के लिए, इस फाइटर जेट के लिए एक आंतरिक हथियार बे और डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनटेक सुविधा होगी और इस सुविधा को पहली बार भारत में ही विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो आंतरिक हथियार बे और डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनटेक की सुविधा इसके अंदर शामिल होगी और पहली बार इसको भारत में तैयार किया जाएगा। इसके अलावा बात करें इसकी पेलोड संभालने की क्षमता की, तो इसके अंदर 1500 किलोग्राम का पेलोड जो है वो डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनटेक में रहेगा। इसके साथ साथ इसमें 5500 किलोग्राम के बाहरी पेलोड भी होंगे। हालांकि देखने वाली बात यह है कि 1500 किलोग्राम और 5500 किलोग्राम पेलोड टोटल हो जाते हैं यहाँ पर 7000 किलोग्राम के पेलोड। तो टोटल 7000 केजी का पेलोड ये संभालने में सक्षम है और इसी के साथ ये 6500 केजी का आंतरिक ईंधन भी संभाल सकता है। ये भी इसकी खास बात है। तो कैसे कैसे समझ रहे हैं कि इसके अंदर क्षमताएं क्या क्या होने वाली है। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस परियोजना को गति देने के लिए निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ प्रमुख उत्पादन एजेंसी भी होगी। ठीक है, तो जैसे कि इंजन वगैरह के मामले में नाम सामने आ रहा, तो बेशक बोलियां लगानी पड़ेंगी, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कुछ मामलों में तो भूमिका निभाएगा, ये भी हमें समझ में आ ही रहा। इसके अलावा AMC यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का विकास 2 चरणों में किया जाने की योजना की फिलहाल बनाई गई है, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक ठीक है 414 इंजन जो अमेरिका वाला इंजन है वो भी इसमें शामिल होगा और साथ साथ जो दूसरा है इसमें वो MK2 इंजन रहने वाला है। तो पहले वाले इंजन के लिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा लेंगे और दूसरा वाला जो इंजन रहेगा उसके लिए फ्रांस की सरान कंपनी से हम लोग साझेदारी में बातचीत कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हमारी खास चीज़ें रहने वाली हैं इस विमान की। तो 2 इंजन का मल्टी रोल फाइटर जेट रहने वाला है, हर एक मौसम में ये काम करेगा। स्टील्थ तकनीक रहेगी यानी कि रडार की पकड़ में नहीं आएगा। 65,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकता है। वजन करीब 25 टन रहेगा जैसे कि बताया भी मैंने आप लोग को, और 7000 केजी का पेलोड संभाल सकता है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। एक बार अगर इसमें ईंधन भर दिया जाए तो 3240 किलोमीटर तक ये उड़ान भर सकता है और 2035 तक मिलने की इसको उम्मीद रखी जा रही है अभी। ठीक है, अब इन सभी बातों को समझने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि 5वीं पीढ़ी का मतलब क्या है, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं AMCA की एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हम लोग जब कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि 5वीं पीढ़ी का विमान हम लोग बना रहे हैं और 5वीं पीढ़ी की जो ये तकनीक है वो दुनिया में कुछ ही देशों के पास है। तो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स में ऐसा क्या खास होता है जो पूरी दुनिया अभी इनको विकसित नहीं कर पा रही है, कुछ खास देश ही विकसित कर पाए और ये बहुत ज़्यादा खास है। तो क्या क्या खास बात है वो 3 मामलों में होती है। पहली है उन्नत गुप्त क्षमताएं, दूसरा है VVR क्षमता और तीसरा है उन्नत कंप्यूटिंग। तो तीनों के अंदर क्या क्या होता है, पहले बात करते हैं उन्नत गुप्त क्षमताओं की। तो देखिए दरअसल ये जो विमान होते हैं ना 5वीं पीढ़ी के, उसके अंदर विमान में स्टील्थ का मतलब होता है विमान की रडार द्वारा पता लगाए जाने के लिए अदृश्य होने की क्षमता। यानी कि उन्नत गुप्त क्षमताओं का मतलब ये कि ये विमान होंगे तो आसमान में, लेकिन जब दुश्मन देश के रडार इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे, ट्रैक करने की कोशिश करेंगे तो ये ट्रैकिंग में नहीं आएंगे और ये रडारों से बचकर निकल जा सकते हैं। ये इनकी खास क्षमताएं होंगी। हालांकि इसके साथ हमें ये पता चल रहा है कि 5वीं पीढ़ी के विमान मिश्रित सामग्री के उपयोग करके बनाए जाते हैं और रडार अवशोषक पेंट का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो गुप्त डिजाइन होता है यानी कि इनको गुप्त रूप से डिजाइन किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दुश्मन के रिसीवर होते हैं वो रडार में इनको कवर नहीं कर पाते और ये विमान होते तो आसमान में ही हैं, लेकिन आसमान में होने के बावजूद रडार की पकड़ में ये विमान नहीं आते हैं। ये इनकी एक बहुत ही अनूठी विशेषता है। तो 5वीं पीढ़ी के विमान की एक खास विशेषता ये कि भाई रडार से बच के निकलने में पूरी तरह से सक्षम है, गायब हो जाता है, रडारों की पकड़ में नहीं आता। दूसरी खास बात है इसकी VVR क्षमता। अब VVR क्षमता का मतलब क्या है, तो देखिए इसका मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रीच। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि भाई ठीक है अब ये क्या रहेगा, VVR रहेगा, यानी कि पूरी तरह से सीमाओं से ये परे रहने वाला है, यानी कि आप इसको नहीं देख पाएंगे सामान्य दृष्टि से। ठीक है, तो ये इसकी बियॉन्ड विजुअल रीच का मामला रहता है, यानी कि दृश्य सीमा से परे है ये। अब यहाँ पर पता क्या चलता है, ये विमान अदृश्य तो हो जा रहा है, रडार में नहीं आ रहा, लेकिन VVR क्षमता का मतलब यह है कि विमान केवल और केवल अदृश्य नहीं होगा, बल्कि विमान जिस एरिया के अंदर मौजूद है उस एरिया में मौजूद रहते हुए दुश्मनों की पहचान भी करेगा और दुश्मन की पहचान करने के साथ साथ उसकी मौजूदगी का पता लगाएगा और फिर उसको मार गिराएगा, यानी कि उसके ऊपर हमला करेगा। तो अब ये दुश्मन के क्षेत्र में पहुंच के अदृश्य तो हो सकता है, अदृश्य होने के साथ साथ इसमें खास बात ये रहेगी कि वहां रह करके दुश्मन की लोकेशंस का पता लगाएगा, पता लगाने के बाद पहचान करेगा और फिर टारगेट भी बनाएगा उसको, उसके ऊपर हमला करेगा। ये भी इसकी खास
बात होती है। तो केवल और केवल छुपना नहीं है, डिफेंसिव करने के लिए आप नहीं जा रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको हम भेज दे रहे हैं स्पाई करने के लिए, छुप करके नजर रखो, नहीं, आप वहां मौजूद रहोगे, छुप जाओगे, लेकिन छुपने के बाद आप दुश्मन के ठिकानों को पहचानोगे और उसके ऊपर हमला करोगे। ये भी आपकी खास विशेषता है 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की। तीसरी खास बात है उन्नत कंप्यूटिंग। तो देखिए खास टेक्नोलॉजीज को इसके अंदर शामिल किया गया। तो ये 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है, ये आधुनिक कंप्यूटर और ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर इसके अंदर लगे होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से इसे कई कार्यों को स्वचालित या अर्ध स्वचालित करने में मदद होती है। युद्ध क्षेत्र की सूचनाओं को मजबूत उन्नत स्तर पर यह संसाधित कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर नेटवर्क क्षमताएं और उन्नत एकीकृत एवियोनिक्स भी शामिल होती हैं। तो नेटवर्क क्षमताओं का मतलब क्या है कि कई विमानों की एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता इसके अंदर शामिल होती है। तो नेटवर्क क्षमता भी होती है, कई विमान एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, और साथ साथ ये एक उन्नत एकीकृत एवियोनिक्स मामले में भी मजबूत होता है। यहाँ पर भी अच्छा होता है। क्लियर है बात सारी। तो ये 3 अलग अलग खास अलग अलग विशेषताएं हैं, और इन्हीं विशेषताओं की वजह से एक विमान 5वीं पीढ़ी का विमान कहलाता है, और वो बाकी और विमानों से उन्नत होता है और दुश्मन को बहुत ही ज़्यादा परेशान करने में ये मददगार सिद्ध हो सकता है। ये भी चीज़ें समझी जाती हैं। अब केवल और केवल बात हमें यहीं तक ही सीमित नहीं रखनी है। अब ये भी समझना कि 5वीं पीढ़ी के इस विमान के लिए निजी क्षेत्र के प्रवेश का क्या उद्देश्य है। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि भारत में क्या हो रहा है, क्या क्या उससे जुड़ी खास चीज़ें हैं, क्या है हमारा एएमसी है, क्या होता है 5वीं पीढ़ी के विमान का मतलब। अब हमें यह समझना है कि दरअसल निजी क्षेत्र को शामिल क्यों करना चाह रही है सरकार। तो देखिए निजी क्षेत्र को शामिल करने के पीछे का बड़ा रीज़न ये है कि भाई हम चाहते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र का ना, वो काम तेज़ी से हो, ठीक है, डिले नहीं चाहिए। देखिए दरअसल अब तक क्या हुआ है कि सारी जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास रहा करती थी, इकलौती कंपनी होती थी जो सारा काम संभालती थी। तो भारत सरकार की जितनी भी परियोजनाएं थी उन सबका लोड अकेले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सर आ जाता था, जिसकी वजह से सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर डिले हुआ करता था। तो सरकार कह रही है डिले विले नहीं करना, एक काम करो, काम और लोगों को बांट दो, प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों को दे दो, बस हमें चाहिए कि काम समय से पूरा हो और अच्छी अच्छी तकनीकों के साथ पूरा हो, अच्छी प्रौद्योगिकी के साथ पूरा हो। बस हम इतना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी रहे, विमान अच्छे बने और समय से बन जाए। अगर इतना हो जाता है तो हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो देखिए इसी वजह से निजी क्षेत्र के प्रवेश का उद्देश्य क्या है, ट्विन इंजन एमसीए प्रोटोटाइप का उत्पादन करने के लिए स्वदेशी विशेषज्ञता, क्षमता और सामर्थ्य का उपयोग करने की दिशा में इसको महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यानी कि ट्विन इंजन का जो हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप रहने वाला है, इसके उत्पादन के लिए स्वदेशी विशेषज्ञता, क्षमता और सामर्थ्य का उपयोग करने की दिशा में इसको बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब यहाँ पर प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धा प्राइवेट क्षेत्र के जितनी भी कंपनियां हैं उनके बीच में भी होगी, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इसके अंदर शामिल रहेगा, वो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसके नामांकन के आधार पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये पूरी तरह से नहीं सौंपा गया है, ठीक है। तो यानी कि कंपटीशन में वो भी शामिल है, प्राइवेट कंपनीज के साथ में वो भी अब यहाँ पर बोलियां लगाएगा। अब यह प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को समान अवसर प्रदान करता है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि निजी क्षेत्र को भी समान अवसर मिल गए यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के साथ में। तो मामला जो है वो भेदभाव का नहीं रहा है और सार्वजनिक कंपनी के पास में पूरी तरह से नहीं गया। बोली लगाने वाली कंपनी निश्चित रूप से घरेलू कानूनों और नियमों का अनुपालन करने वाली भारतीय कंपनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो रही है कि देखिए जिस कंपनी को यहाँ पर शामिल किया जाएगा इस काम के लिए, जो बोली लगा सकती है, उसके लिए पहले ये जरूरी है कि आप भारतीय नियमों का पालन करते हो और साथ साथ आप स्वदेशी कंपनी होनी चाहिए। यानी कि हम किसी विदेशी कंपनी को ये प्रोजेक्ट असाइन नहीं करने वाले। हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी को भी तभी दिया जाएगा जब वो भारतीय होगी, स्वदेशी होगी, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस विमान के लिए कभी भी रुचि की अभिव्यक्ति जारी कर सकती है, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कभी भी जारी किया जा सकता है, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करने के बाद ही कंपनियां इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब यहाँ जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, वो निजी क्षेत्र की कंपनियां चाहे तो अकेले पार्टिसिपेट कर ले, अकेले पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती तो 2 कंपनियां मिल करके एक ग्रुप बना करके पार्टिसिपेट कर लें, या फिर खुद को एक संघ अनाउंस करके भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। जैसा उनको ठीक लगे वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, पर यहाँ पर सारी तरफ से छूट है प्राइवेट कंपनीज के शामिल होने की और इस विमान के लिए कार्य करने की। ये सब चीज़ें छूट है। यहाँ पर बोलियां लगाओगे, जीतोगे, सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्या कारण है फिलहाल क्यों हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र हमारा शामिल हो यहाँ पर? तो देखिए दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो 4थी पीढ़ी के तेजस मार्क 1A जेट के उत्पादन में भारी देरी के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहा है। तो देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चीज़ों में डिले करता है, ये एक बड़ी परेशानी है यहाँ पर, जो कि नहीं होना चाहिए। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का पहले ही जिम्मेदारी है, और 4थी पीढ़ी के जो तेजस मार्क 1A जेट है उसके उत्पादन में देरी कर रहा है, जिसकी वजह से पहले इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भैया आपकी वजह से रक्षा क्षेत्र हमारा मजबूत
नहीं हो पाता और हम कहीं ना कहीं कमियों के अंदर फंसे रहते हैं। देरियों की वजह से बाकी और देश तकनीकों को बना करके आगे निकल जा रहे हैं और हम लोग उन्हीं में ही लंबे समय तक उलझे हुए हैं। कोई प्रोजेक्ट हम लोग को मिल जाना चाहिए 2015 तक, वो मिलता है 2020 में आकर के, तो उतना डिले बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो काफ़ी दिक्कतें इस वजह से आ रही थी। तो अब एक या एक से अधिक निजी कंपनियों के साथ साझेदारी में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना के लिए बोली लगाई जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले से ही बहुत ज़्यादा व्यस्त भी है, ये भी खास चीज़ हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि सारा अब तक का जो लोड था हमारे सरकारी कार्यों का वो सारा HAL के ऊपर ही आता था। तो अभी फिलहाल वो तेजस मार्क 1A जेट को बनाने में ही बहुत ज़्यादा बिजी है, यहाँ पर ही डिले हो रखा है। और इसके अलावा इसके पास और भी प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, जैसे कि 1.2 लाख करोड़ रुपए की लागत से 180 तेजस मार्क 1A जेट विमानों का उत्पादन इसको करना है, तो ये यहाँ पर भी बिजी है। इसके साथ साथ कुछ अन्य विमान और हेलीकॉप्टर परियोजनाओं के अलावा 108 4.5 पीढ़ी के तेजस मार्क 2 जेट विमान का भी उत्पादन इसको करना है। समझ रहे हो कितनी सारी चीजें। तेजस मार्क 1A को भी बनाना है, कुछ और विमान और हेलीकॉप्टर भी इसको बनाने हैं। 108 4.5 पीढ़ी की, ठीक है, तेजस मार्क 2 जेट भी इसको बनाने हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां इसके ऊपर आ गई हैं और इन जिम्मेदारियों में बंधा हुआ है, जिसकी वजह से तेजी से काम नहीं कर पा रहा। कितने प्रोजेक्ट एक बार में पूरी करेगी ना कंपनी। तो इन सभी दिक्कतों की वजह से अब फिलहाल मामला यही आया है कि निजी कंपनियां भी AMCA परियोजना के लिए स्वतंत्र रूप से शामिल होंगी, बोलियां लगाएंगी और लगा करके वो अब यहाँ पार्टिसिपेट कर सकती हैं और विमान को बनाने में भूमिका निभा सकती हैं। बस एक भारतीय कंपनी होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी, उसी के आधार पर उसको सभी चीज़ें दे दी जाएंगी और कानून और नियमों का पालन करते हैं, तो अच्छी उम्मीद इससे हम करते हैं कि चीज़ें ठीक रहेगी। हालांकि अभी फिलहाल बोलियां लगाने के लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि जो हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसका प्रोटोटाइप 2028-29 तक ही मिल पाएगा और 2032-33 में इसका उत्पादन शुरू हो पाएगा। और इसके बाद माना जा रहा है कि 2034 तक या 35 तक ही ये विमान हमारी वायुसेना को मिल पाएगा, तब तक ही हमारी वायुसेना इसका इस्तेमाल कर पाएगी, उससे पहले नहीं। यानी कि अल्टीमेटली लग रहा है कि हाँ अभी भी 9 से 10 साल का समय लगेगा। अभी तो आपने इसके लिए चीज़ें शुरू की हैं, हालांकि 2024 में आपने बता दिया था कि काम आपको करना है, क्योंकि कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटीज ने चीज़ें फाइनल अपनी कर दी थी, लेकिन उस सब के बावजूद चीज़ें अभी तक नहीं शुरू हो पाई हैं। और अब आप शुरू करेंगे तो 10 साल का समय माना जा रहा है कि अभी भी एक्सपेक्टेड है इसको तैयार किए जाने के मामले में। ठीक है, अब ये जब चीज़ें हमने समझ ली, आपको पता लग गया कि हाँ एक बड़ी कमी जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास में रही है, क्योंकि इसका लोड ज़्यादा रहा है और समय से अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाया। अब समय से प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं कर पाने के मामले में एक और चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और जो एक और चीज़ हम लोग देखते हैं वो एक और चीज़ हमारे पास में ये है कि दरअसल एक कावेरी इंजन परियोजना है। और ये जो कावेरी इंजन परियोजना है ना, ये भी काफ़ी लंबे समय से दिक्कतों के अंदर है और डिलेस के अंदर भी काफ़ी चलता जा रहा है। तो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या डिले का मामला रहा है, क्यों ये परियोजना कई बार चर्चाओं में आई है और क्या होती है इसके लिए बातचीत, जरा एक बार हम इसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, दरअसल जो ये हमारी कावेरी इंजन परियोजना है, तो कावेरी इंजन रक्षा अनुसंधान, ठीक है, और विकास संगठन यानी कि DRDO। तो देखिए, दरअसल ये जो हमारा कावेरी इंजन है ये DRDO के तहत भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित लड़ाकू जेट इंजन परियोजना है। तो हम क्या कर रहे हैं, कावेरी क्या है, हमारी एक लड़ाकू जेट इंजन परियोजना है। फाइटर जेट्स के लिए हम इंजन जो बना रहे हैं वो हमारा कावेरी इंजन होने वाला है। ठीक है, तो DRDO के अधीन एक कंपनी है गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान, जो इसके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन काम कर रहा है और बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंताएं रहती है और दिक्कतें होती हैं। दरअसल इसका हम लोग को इस्तेमाल करना है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को शक्ति प्रदान करने के लिए और विदेशी जेट इंजनों पर अपनी निर्भरता को प्रतिस्थापित करने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि दूसरे देश के इंजनों पर हम निर्भर ना रहें, अपना खुद का इंजन बनाएं और हमारा जो इंजन रहेगा वो कावेरी इंजन रहेगा। इसके लिए हम लोगों ने काम पहले ही शुरू कर दिया था। ठीक है, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भूमिका इसकी रहने वाली है और विदेशी इंजनों की जगह ये लेगा। अब ये जो इंजन है ये 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला लो बाईपास ट्विन स्पूल टर्बोफैन इंजन है। ठीक है, ये इसकी खास विशेषता है। तो 80 किलो न्यूटन का है और ये थ्रस्ट वाला लो बाईपास ट्विन स्पूल टर्बोफैन इंजन है। अब कावेरी परियोजना भारत में 1980 के दशक से चर्चा में है। ठीक है, कब से, 1980 के दशक से चर्चा में, और आज के समय में समय हो चुका है 2025 का।
अब समझिए कि 1980 के दशक में भारत में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को शक्ति प्रदान करने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया था। कब? 1980 के दशक में शुरू किया गया था, लेकिन आज तक ये परियोजना पूरी नहीं हो सकी है। आज तक भारत को कावेरी इंजन नहीं मिला है। सोचिए, 1980 के दशक में हम लोगों ने शुरू कर दिया था और 2025 तक भी ये इंजन हम लोग के पास में नहीं है। जबकि ये इंजन अगर हम लोग के पास में पहले आ जाता तो हम लोग की जो विदेशी इंजनों पर निर्भरता है वो भी घट जाती, और इसी के साथ साथ दूसरी चीज क्या है कि हम लोग आत्मनिर्भर भी हो जाते, अपनी तकनीकों के इस्तेमाल से आगे बढ़ रहे होते। अब 2025 तक तो हमको नहीं मिला, लेकिन 1980 से ही इसके लिए काम शुरू हो चुका है, ये परियोजना शुरू हो चुकी है। अब इंजन के अंदर उच्च गति और उच्च तापमान की स्थितियों में थ्रस्ट हानि को कम करने के लिए एक फ्लैट रेटेड डिजाइन भी है। बढ़ी हुई विश्वसनीयता के लिए मैनुअल ओवरराइड के साथ एक ट्विन लेन फुल अथॉरिटी भी इसके अंदर है। ट्विन लेन फुल अथॉरिटी, डिजिटल इंजन कंट्रोल भी इसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो ये कुछ खास टेक्नोलॉजी है, जैसे कि फ्लैट रेटेड डिजाइन और इसके अलावा मैनुअल ओवरराइड के लिए ट्विन लेन फुल अथॉरिटी डिजाइन इंजन कंट्रोल। अब ये जो खास सिस्टम में शामिल किए गए हैं जो इस इंजन को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, उन्नत बना देते हैं। लेकिन इस इंजन को 2008 में तकनीकी चुनौतियों के कारण तेजस से अलग कर दिया गया था, क्योंकि तेजस में ये इंजन ठीक नहीं बैठ पा रहा था, फेलियर हो गया था तेजस के अंदर इस इंजन का। अब फेलियर की वजह से तेजस से इंजन को हटाया गया और इंजन को हटाए जाने के बाद एक दूसरा इंजन इसमें लाके लगा दिया गया। अब हम चाहते थे जो थ्रस्ट टू वेट मिलना चाहिए वो नहीं मिला हमें, तो यहाँ पर थ्रस्ट टू वेट अनुपात प्राप्त करने में असमर्थता ही साथ साथ उच्च तापमान धातु विज्ञान में कमियां तथा आफ्टर बर्नर प्रदर्शन और विश्वसनीयता में समस्याएं यहाँ पर शामिल थी, जिसकी वजह से तेजस से इसको हटा लिया गया। अब कावेरी इंजन तेजस से हटाए जाने के बाद में तेजस MK1 की आवश्यकताओं को पूरा भी नहीं करता था, ये दिक्कत सामने आई। अब जब पूरा नहीं करता था आवश्यकताओं को, तो हम लोगों ने क्या किया, फिर अमेरिका से हम लोगों ने लिया GEF 404 इंजन। तो सोचिए 1980 के दशक से हम लोग अपने इंजन पे काम कर रहे हैं, पर सफलतापूर्वक इसको हासिल नहीं कर पाए। लगाया भी तेजस के अंदर, पर फिर वापस निकालना पड़ा और फिर रिप्लेस किया गया इसको अमेरिका के GEF 404 इंजन से। अब भारत के पास ऐसे इंजनों के लिए परीक्षण सुविधाओं का भी अभाव है। अब ये भी एक बड़ी दिक्कत है। मतलब हम लोग इंजन को बनाने पे काम कर रहे थे, पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि स्वदेशी रूप से हम इंजन को बनाएंगे, पर स्वदेशी रूप से इंजन को बनाए जाने के बावजूद इसको टेस्ट किया जाना था, और टेस्ट करने के मामले में भी हम लोग आत्मनिर्भर नहीं थे, क्योंकि हमारे पास परीक्षण सुविधाओं का अभाव था। अब परीक्षण करने के लिए हम लोग को जाना पड़ता था रशिया के पास में। रशिया से कहते थे कि भैया हमने इंजन बनाया है, हमारे इंजन जरा टेस्ट कर लो। अब रशिया को जब हम बोलते थे कि हमारा इंजन टेस्ट कर लो, तो ऐसी स्थिति में भाई रशिया के पास शेड्यूलिंग क्या रही है उसको देखा जाता, और रशिया की शेड्यूलिंग की वजह से हमारी इस टेस्टिंग में भी देरी होती थी और लचीलापन इसकी वजह से सीमित होता चला गया। यानी कि जो चीजें हम चाहते थे वो डिले हुई, उसमें एक बड़ा कारण हमारी टेस्टिंग की डिपेंडेंसी भी थी। अब कावेरी इंजन परियोजना को निर्णय लेने में देरी, उद्योग समन्वय की कमी, बजट सीमाओं और अकुशल परियोजना प्रबंधन का भी सामना करना पड़ता था। यानी कि इंजन की परियोजना तो अच्छी थी, लेकिन चौतरफा इसको समस्याओं की मार झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट लटका रहा। अब आज के समय में ये समझ लीजिए कि अब ये इंजन जो है, पहले हम लोग चाहते थे कि स्वदेशी रूप से बनाए, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हुआ। अब ये इंजन रशिया में है और रशिया के अंदर उड़ान परीक्षणों से गुजर रहा है, और उड़ान परीक्षणों से गुजरने के बावजूद 25 घंटे का परीक्षण अभी बाकी है। अब ये परीक्षण जब पूरा हो जाएगा तब जाकर के हम मान पाएंगे कि कावेरी इंजन तैयार हो चुका। तो वास्तविक दुनिया की स्थितियों में इंजन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए ये सारे के सारे जो परीक्षण हो रहे हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अब ये इंजन तैयार हो जाता है तो समझिए कि भारत के स्वदेशी लंबी दूरी के मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें घातक स्टील ड्रोन को शक्ति प्रदान करने के लिए भी इसके उपयोग में इसको लाया जा सकता है। तो इस्तेमाल जो इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आने वाले समय में अभी उम्मीद की जा रही है कि जब परीक्षण चरणों से गुजर जाएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हालांकि कावेरी परियोजना तो 1980 के दशक से शुरू हो गई थी, लेकिन अब तक ये कावेरी इंजन पूरा नहीं हुआ है। लेकिन कावेरी 2.0 की बातचीत शुरू हो गई है। कावेरी 2.0 पाइपलाइन में है और इसका लक्ष्य 2035 के बाद अपने मिड लाइफ अपग्रेड के दौरान तेजस MK1A के अंदर लगे हुए GEF 404 इंजन को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि भाई तेजस से हम लोगों ने पहले कावेरी इंजन को हटा लिया था, जिसके बाद GEF 404 इंजन हम लोगों ने क्या किया था, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर F04 इंजन लगा दिया था।
ठीक है ना। तो अब फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2035 के बाद चीज़ों को बदला जाएगा और MK1A के अंदर जो GE F404 इंजन लगे हुए हैं उन इंजन को हटा करके अब हम लोग कावेरी 2.0 इंजन का इस्तेमाल करेंगे। कथित तौर पर GTRE ने इस 90 KN थ्रस्ट वेरिएंट के लिए फंड की मांग भी की है। तो उम्मीद की जा रही है कि ठीक है, फंड्स वगैरह मिल जाएंगे और उसके बाद इस इंजन को अच्छे से तैयार करके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि ये जो इंजन है केवल और केवल फाइटर जेट्स के लिए ही भूमिका नहीं निभाएगा, बल्कि इसका इस्तेमाल हम लोग हर जगह करेंगे। पनडुब्बियों के अंदर भी इस्तेमाल करने वाले हैं इस इंजन को हम लोग। इस इंजन के अच्छे संस्करणों को हम लोग अपने जो पोत हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी जो स्थिति रहने वाली वो अल्टीमेटली सब जगह रहने वाली है। भारत के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इंजन ये होने वाला है हमारे रक्षा क्षेत्र के अंदर। तो भारतीय नौसेना ने छोटे युद्धपोतों को शक्ति प्रदान करने के लिए कावेरी मरीन गैस टर्बाइन के विकास के माध्यम से कावेरी जेट इंजन को समुद्री अनुप्रयोगों के लिए भी अनुकूलित करने की दिशा में GTRE के साथ सहयोग किया। तो देखिए फिलहाल स्थिति यही है कि कावेरी इंजन परियोजना सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाती है और परीक्षण सब कुछ ठीक हो जाते हैं इसके। तो समझिए केवल हमारे विमान ही नहीं बल्कि इसके अलग अलग संस्करण तैयार करके हम लोग अपने जल क्षेत्र में भी इसको शामिल कर सकते हैं और वायु क्षेत्र में तो ये बड़ी भूमिका निभाएगा ही, इसकी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। तो समझिए कितनी ज़्यादा समस्याएं हैं हमारे रक्षा क्षेत्र के अंदर, जिसकी वजह से हम इंजन भी ठीक से नहीं बना पा रहे हैं और 5वीं पीढ़ी के विमान को बनाने के लिए तो अब हम लोगों ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को बुला ही लिया है कि आप आइए और आप आकर के चीज़ों को पूरा कीजिए। तो बस यही था हमारा आज का महत्वपूर्ण विश्लेषण जो ज़रूरी था आप लोगों के समझने जानने के लिए। तो इस खंड से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो सरल सा है वो ये है कि निम्नलिखित में से क्या VVR क्षमताओं से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको करना है कमेंट। दूर से दुश्मन की पहचान कर उसे मार गिराना, लंबी दूरी की उड़ान भरना, कार्बन उत्सर्जन ना करना, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित होना। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करेंगे। इसके साथ ही स्टडी IQ के अंदर चल रही है फिलहाल एक खास अर्ली स्टार्ट ऑफर सेल। यहाँ पर ये जो सेल है ये P2I बैच के लिए यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच के लिए, यहाँ आप लोग के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों ही चरणों की तैयारी कराई जाएगी और ये तैयारी उन लोगों के लिए खास है जो लोग 2026 की परीक्षा देना चाहते हैं। तो फिलहाल ये मई का खास बैच होने वाला है। मई का ये मॉर्निंग बैच है, ठीक है। तो मई में शुरू हो रहा है यानी कि 31 मई को ही ये बैच शुरू होगा और आप अपने लिए जो कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप चाहते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप चाहते हैं रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको मिले और इसके साथ साथ यहाँ पर एक मंथली टेस्ट भी होता है जहाँ पे 11,000 रुपये का प्राइज अनाउंस किया जाता है। हर बार ये अलग अलग व्यक्तियों को मिलता है। तो सभी के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बराबर है। आप लोग चाहिए तो बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं और इस समय मिल रहा है आप लोगों को बेस्ट डिस्काउंट और इस बेस्ट डिस्काउंट के लिए आप लोग को एक कोड यूज करना पड़ेगा और वो कोड है KL Live। अगर आप KL Live कोड यूज करते हैं तो ये समझिए कि KL Live कोड यूज करके आपको केवल 31,499 का ही भुगतान करना होगा और अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो ये फीस भी आप लोग की पूरी वापस कर दी जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पे ये सारे के सारे मेरे यूजर नेम है और आप लोग को जो फाइल चाहिए होती है ये मिलती है टेलीग्राम पे। इस QR कोड को स्कैन करना है या फिर सर्च करना है कुणाल कोटिया तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हम लोग को करनी थी वो कर ली गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी इस वीडियो को बाकी और लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।